हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बार कहा था, यू कैन चेंज योर फ्रेंड्स बट यू कैन नॉट चेंज योर नेबर्स। मतलब आप अपने दोस्तों को बदल सकते हैं लेकिन आप अपने पड़ोसियों को नहीं बदल सकते। तो आज हम लोग एक पड़ोसी के बारे में ही बात करने वाले हैं जिसका नाम है नेपाल। नेपाल हमारा काफ़ी पुराना संबंधी है। नेपाल के साथ हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप लोगों को नेपाल में ट्रैवल करना है तो आपको किसी तरह के पासपोर्ट या वीज़ा की आवश्यकता नहीं होती। आप नेपाल के बॉर्डर्स को बिना किसी पासपोर्ट या बिना किसी वीज़ा के क्रॉस कर सकते हैं। इनफैक्ट नेपाल के काफ़ी लोग इंडिया में आके अच्छे पद पे, अच्छे ओहदे पे काम कर रहे हैं बिना किसी वीज़ा के, बिना किसी वर्क परमिट के। इनफैक्ट ताज्जुब की बात तो ये है कि नेपाल के काफ़ी लोग इंडियन आर्मी में भी सर्व कर रहे हैं। तो जिस देश से हमारे इतने पुराने संबंध हैं, इतने अच्छे संबंध हैं, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि रिश्तों में खटास आ गई। लाइक पिछले काफ़ी दिनों से आप न्यूज़पेपर्स में, टीवी में देख रहे होंगे, इंडिया और नेपाल का कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट चल रहा है। तो क्या है वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट? लाइक हम लोग बहुत पुराने नेबर्स हैं, काफ़ी टाइम से साथ हैं, तो एकदम से कैसे वो टेरिटोरियल डिस्प्यूट एमर्ज हो गया। तो पहले बात करते हैं डिस्प्यूट हुआ कब। कुछ दिन पहले नेपाल ने अपना एक टेरिटोरियल मैप रिलीज़ किया है। उस टेरिटोरियल मैप में नेपाल ने कुछ एरिया को अपनी टेरिटरी में दिखाया है, अपनी टेरिटरी में पहली बार दिखाया है अपने मैप में, जो जिस एरिया को इंडिया काफ़ी टाइम से अपने मैप पे दिखा रहा था। एंड काफ़ी टाइम से इंडिया ही उस एरिया का एक्सेस इंडिया के पास ही था। इंडिया ही उन एरियाज़ पे ऑपरेट कर रहा था। कौन सा एरिया है ये? एरिया उत्तराखंड के कुछ पार्ट्स हैं। लाइक लीपू लेक के आसपास एक ट्रायंगुलर रीजन है, 300 किलोमीटर के लगभग का एरिया है। तो उसको नेपाल ने अपनी टेरिटरी में दिखाया है पहली बार। तो ये कंट्रोवर्सी लेकिन अभी स्टार्ट नहीं हुई है। अगर हम एक साल और पहले चलें तो 2019 में इंडिया ने अपना टेरिटोरियल मैप निकाला था जिसमें इंडिया ने उस एरिया को अपने अंडर में दिखाया था। एंड दैट वाज क्वाइट नॉर्मल, वो इंडिया का ही एक्सेस का एरिया था। लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद हमारी डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे एक रोड का इनॉग्रेशन किया जो 80 किलोमीटर की रोड थी। और उसके पीछे उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी कि इस रोड से जो मानसरोवर तीर्थ यात्रा पे जाने वाले श्रद्धालु हैं उनको आसानी होगी। लाइक आज से पहले अगर आपको मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए जाना होता था तो आपको सिक्किम के रास्ते जाना पड़ता था जिसमें से आपको 5 दिन का ट्रैक लगता था। लेकिन इस रास्ते के बनने के बाद आप लोग बहुत आसानी से चाइना के बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, जिसके बाद सिर्फ और सिर्फ 2 दिन का ट्रैक रहता है। लेकिन नेपाल गवर्नमेंट का कहना था कि भाई अगर इंडिया की गवर्नमेंट यहाँ पे रोड बना रही है तो उनको एटलीस्ट हमारे साथ कंसल्ट करना चाहिए था। तो इंडियन गवर्नमेंट ने जवाब में कहा कि भाई हम अपनी ज़मीन पे कुछ भी करें उसके लिए हमें किसी से कंसल्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली कंट्रोवर्सी स्टार्ट यहाँ से हुई थी। तो ये एरिया ऐसा क्या है इस एरिया में जो इतना ज़्यादा ये एरिया डिस्प्यूटेड लैंड है और अचानक से डिस्प्यूट एमर्ज हो गया है? इसके लिए हमें थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। तो इस एरिया की हिस्ट्री ये है कि सन 1800 में यानी 1800 में जब ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स अपनी टेरिटरी को हमेशा से एक्सपैंड करना चाहते थे और वो नेपाल की तरफ एक्सपैंड कर रहे थे। और उस एक्सपेंशन के बाद उनको चाइना के साथ उनका ट्रेड बहुत ईजी हो जाता, तो इसी वजह से वो आगे एक्सपेंड करने गए। उस टाइम पे नेपाल में एक किंगडम था, उस किंगडम का नाम था गोरखा किंगडम। तो 1814 में ब्रिटिशर्स ने उस गोरखा किंगडम पे अटैक कर दिया। उस वॉर को हम लोग एंग्लो नेपालीज वॉर भी कहते हैं। लगभग 2 साल ये वॉर चली और 1816 में एक ट्रीटी साइन हुआ। उस ट्रीटी का नाम था ट्रीटी ऑफ सुगौली। उस ट्रीटी में ये लिखा था कि नेपाल का कौन सा एरिया ब्रिटिशर्स कंट्रोल करेंगे और कौन सा एरिया नेपाल गोरखा किंगडम कंट्रोल करेगा। यही ट्रीटी है जिसकी वजह से नेपाल को अपना सिक्किम, दार्जिलिंग इस साइड का एरिया छोड़ना पड़ गया था। तो बेसिकली बॉर्डर्स कैसे डिफाइन हुए थे? बॉर्डर्स डिफाइन हुए थे 2 रिवर्स के थ्रू। लाइक जो ईस्टर्न रीजन था, वेस्टर्न रीजन था नेपाल का, वो रिवर महाकाली के उससे डिवाइड कर दिया था। और जो ईस्टर्न रीजन था वो रिवर माखी के नाम से, रिवर माखी के हिसाब से उसको बाइफरकेट कर दिया था। तो अगर हम आज भी देखें ना तो जो नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है वो रिवर महाकाली के अकॉर्डिंग ही बिल्कुल चलता है। तो ये उस टाइम पे ही ये बाइफरकेशन का या डिवीजन का यही तरीका था, 2 रिवर्स के हिसाब से नेपाल का गोरखा किंगडम डिवाइड कर दिया था। तो यहाँ तक भी ठीक है। लेकिन फिर प्रॉब्लम कहाँ एमर्ज हुई? प्रॉब्लम एमर्ज हुई जिस टाइम पे 1816 में जब ये ट्रीटी साइन होकर जब ये बॉर्डर्स डिफाइन हो रहे थे, उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने एक मैप निकाला था। वो मैप कैसा दिखता था मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। मैं चाहता तो मैप दिखा सकता था आपको, लेकिन उससे क्लियर नहीं होगा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो देखिए, ये है हमारा रिवर महाकाली।
ये है हमारा रिवर महाकाली। तो जब ये रिवर जाता है ना ऊपर, तो अब यहाँ पे दो ट्रिब्यूटरीज आ गई। लाइक मैं अपस्ट्रीम चल रहा हूँ तो ऊपर से रिवर आ रही है ऐसे करके। तो जो ब्रिटिशर्स थे उस टाइम पे, उन्होंने मैप को ऐसे दिखाया, ऐसे करके उन्होंने नेपाल का मैप बना दिया। और यही है वो ट्रायंगुलर रीजन जो डिस्प्यूटेड एरिया है, यही है वो लिपू लेक का एरिया जो डिस्प्यूटेड एरिया है। तो लाइक उस टाइम पे जब अंग्रेजों ने, जब ब्रिटिशर्स ने मैप बनाया, तो उस मैप को उन्होंने ऐसे डिज़ाइन कर दिया। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद 1857 की क्रांति, 1857 के रिवोल्ट के बाद, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का राज देश में से खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स ने पूरी तरह से देश को टेक ओवर कर लिया, तो ब्रिटिशर्स को एहसास हुआ कि वो वाला जो ट्रायंगुलर रीजन था लिपू लेक वाला, जो ब्रिटिशर्स ने नेपाल को दे दिया है, वो ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत आवश्यक था। तो 1860 में, 1816 में ब्रिटिशर्स ने एक नया मैप रिलीज़ किया, और उस मैप ने ब्रिटिशर्स ने जो पहले ऐसे करके नेपाल का मैप बनाया था, तो ऐसे करके ख़त्म करके अब सीधा नेपाल का मैप बना दिया। तो इस वजह से, और लेकिन गोरखा किंगडम उस टाइम पे, गोरखा किंगडम ही था, रूल कर रहा था वहाँ पे। तो गोरखा किंगडम को उससे कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। लाइक वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम थी, कुछ ऐसे सच रिसोर्सेज भी नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ मानसरोवर के एक्सेस के लिए वो काम का था। एंड गोरखा किंगडम ने कहा कि भाई चलो ठीक है, इससे हमें कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, तो उन्होंने लेट गो कर दिया उस चीज़ को कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद सब कुछ एज इट इज़ चलता रहा। लाइक 1947 तक उस एरिया को इंडिया में ही, मतलब इंडिया, ब्रिटिशर्स ही उस एरिया का एक्सेस कर रहे थे। इवन 1947 इंडिपेंडेंस के बाद भी इंडिया ही उस एरिया का एक्सेस करता, वो एरिया इंडिया के अंडर में ही था। 1960 में इंडिया चाइना वॉर के टाइम पे इंडिया ने वहाँ पे अपनी आर्मी भी डिप्लॉय कर दी। एंड इनफैक्ट आज तक वहाँ पे इंडियन आर्मी के कैंप्स हैं। इंडियन आर्मी आज तक उस एरिए को कंट्रोल कर रखा है। तो उसके बाद लेकिन 1990 में, जब, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि नेपाल में मोनार्क सिस्टम था, नेपाल को डेमोक्रेसी काफ़ी लेट मिली। 1990 में जब नेपाल आज़ाद हुआ, उस टाइम पे कुछ लोगों ने इस चीज़ के ऊपर सवाल उठाया, लेकिन उन बातों को वहीं के वहीं दबा दिया गया। इनफैक्ट सन 2005 में हमारे प्रधानमंत्री और नेपाल के प्रधानमंत्री बैठ के उस एग्रीमेंट को, बैठ के बात भी कर रहे थे किस तरह से उस एरिया को ख़त्म किया जाए, लेकिन कुछ कारणवश वो एग्रीमेंट वहीं ख़त्म हो गया, वो एग्रीमेंट पूरा हो ही नहीं पाया। और 2015 में इंडिया ने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, जिस एग्रीमेंट में उस लिपू लेक वाले रूट को मेजर ट्रेड रूट घोषित कर दिया गया। इससे नेपाल के प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए और उन्होंने इंडिया और चाइना के खिलाफ, दोनों के खिलाफ रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया, दोनों के खिलाफ अलग अलग टिप्पणियाँ शुरू कर दी। इनफैक्ट नेपाल में तो बहुत ज़्यादा विद्रोह, बहुत ज़्यादा आंदोलन, एजिटेशन भी स्टार्ट हो गया इस चीज़ को लेके। काफ़ी लोगों ने भारत से कहा कि नेपाल पूरा का पूरा चाइना के हाथों बिक चुका है और नेपाल में जो भी हो रहा है वो चाइना ही करवा रहा है। काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों का मानना था कि ये कंटेंशन ट्रू है, क्योंकि नेपाल में उस समय पे कम्युनिस्ट पार्टी का राज था और चाइना में भी हम सब लोग जानते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल कर रही है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों पार्टीज़ की विचारधारा एक थी। इस वजह से ऐसा कहा जाता था कि नेपाल में जो भी कुछ हो रहा है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में हो रहा है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ही उस चीज़ को बढ़ावा दे रहा है। उसके बाद 2020 में अब जाके नेपाल ने जो अपना मैप रिलीज़ किया, उस मैप में नेपाल ने उसको अपनी टेरिटरी में दिखा दिया। तो यहाँ पे उस डिस्प्यूट ने पूरी तूल पकड़ ली। ये थी सारी कहानी। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो अब सवाल पैदा होता है कि भाई यहाँ पे कौन सही है और कौन गलत। अगर आप मेरे से मेरा ओपिनियन पूछें, तो अगर हम जोग्राफिकली देखें तो जोग्राफिकली दोनों के पास बराबर है कि भाई इंडिया भी अपनी बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है, नेपाल भी अपनी बात बिल्कुल ठीक बोल रहा है। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो इंडिया आज उस जगह को 160 साल से वो जगह इंडिया के अंडर में है। इंडिया हर चीज़ को, रिसोर्सेज इंडिया के सारे एक्सेस, उस जगह का पूरा एक्सेस इंडिया के पास है। एंड एकदम से आज कोई देश आके कह दे कि भाई नहीं ये जगह हमारे अंडर में आनी चाहिए, तो ऐसे छोड़ना पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट ब्रिटिशर्स के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा बाउंड्रीज है, जहाँ जहाँ बाउंड्री इंडिया के बॉर्डर्स लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ऐसा एरिया था जो दूसरी कंट्रीज से अपने उसमें ट्रीटीज़ या एग्रीमेंट्स या पैक्ट्स के थ्रू मिलाया गया था। तो उसके बाद तो काफ़ी सारे ऐसे देश सामने आके खड़े हो जाएंगे जो कहेंगे कि भाई ये एरिया तो हमारे देश का था, ये तो ऐसे हम लोग, ये पॉसिबल नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है कि हम हर उस एरिया को दे दें। काफ़ी म्यांमार का भी काफ़ी हिस्सा हमारे पास पैक्ट्स के थ्रू इंडिया में जोड़ा गया था, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। बाकी इस बात ने बहुत ज़्यादा तूल पकड़ लिया है। इंडियन मीडिया, इंडिया के काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसिंग सोशल मीडिया हैंडल्स में काफ़ी ज़्यादा हेटरेट कमेंट्स
किए जा रहे हैं नेपाल को लेके। नेपाल से भी सेम तरह का अटैक हो रहा है। नेपाल ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया का जो लालच का वायरस है वो कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो तरह तरह की टिप्पणियाँ हो रही हैं। तो आई होप सब कुछ बहुत जल्दी ठीक हो जाए एंड दोनों देशों के संबंध दोबारा पहले जैसे हो जाए। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी एंड अच्छी लगी होगी। एंड अगर ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बहुत जल्द मिलेंगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ठीक है गाइस, तो फिर धन्यवाद।